सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 3 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, वेस्ट एशिया वॉर वाइडन्स, स्पाइक्स ऑयल स्टैंड्स फ्लायर्स। तो यहाँ पर ईरान वर्सेस जो यूएस इसराइल का वॉर चल रहा है, अब फुल स्केल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। मंडे को ईरान और उसके अलाइड ग्रुप्स ने इसराइल, अरब स्टेट और यूएस मिलिट्री टारगेट्स पर मिसाइल्स फायर किए। इसके जवाब में इसराइल और यूएस ने ईरान पर हैवी एयर स्ट्राइक्स किए, जिससे वेस्ट एशिया में मल्टीपल जो वॉर फ्रंट्स हैं वो खुल गए हैं। तो कुवैत में बोलते हैं कि 3 अमेरिकन F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स गिराए गए। तो पेंटागन ने कहा कि ये कुवैती फ्रेंडली फायर था, जबकि ईरान का कहना है कि उन्होंने ये जेट्स शूट डाउन किए। कतर एयरफोर्स की बात करें तो यहाँ पर 2 ईरानियन बॉम्बर्स को गिराने का दावा किया गया है। तो सिचुएशन इतनी क्योटिक हो गई है कि जो एलाइज हैं वो भी एक दूसरे पर गलती से फायर कर दे रहे हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का जो ग्लोबल इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है। दुबई जैसे सेफ माने जाने वाले गल्फ कंट्रीज तक मिसाइल्स पहुंच गई और ऑयल प्राइसेस यहाँ पर 8% से ज़्यादा बढ़कर $80 पर बैरल के आसपास पहुंच गया। तो यहाँ पर ईरानियन जो रेड क्रीसेंट के मुताबिक जो यूएस और इसराइल की जो स्ट्राइक्स हैं उसमें कम से कम 555 लोग मारे गए और इसराइल में ईरानियन मिसाइल अटैक्स से लगभग 11 लोगों की मौत हुई। तो ईरान बैक करता है हिजबुल्ला, उन्होंने भी इसराइल पर हमले किए, जिसके जवाब में इसराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक्स किए, जहां 24 से ज़्यादा लोग मारे गए और 4 यहाँ पर यूएस सोल्जर्स भी वॉर में मारे गए। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बिग वेव है वो अभी आनी बाकी है और अमेरिका को नहीं पता ईरान का नेक्स्ट लीडर कौन होगा। तो ईरान ने यहाँ पर अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है नतान्ज, उस पर अटैक का आरोप लगाया, जबकि सऊदी अरेबिया के पास जो रस तनूरा ऑयल रिफाइनरी है और गल्फ ऑफ ओमान में ऑयल टैंकर भी जो है ड्रोन अटैक का शिकार हुए। तो ये वॉर अब सिर्फ 2 कंट्रीज तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे रीजन और ग्लोबल एनर्जी मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया एंड कनाडा एग्री टू $1.9 बिलियन यूरेनियम डील एज कार्नी मीट्स पीएम मोदी। तो यहाँ पर इंडिया और कनाडा ने मंडे को $1.9 बिलियन का 10 साल का यूरेनियम सप्लाई डील किया, जिससे इंडियन न्यूक्लियर पावर जो रिएक्टर्स हैं उनको स्टेबल फ्यूल सप्लाई मिलेगी। दोनों कंट्रीज़ ने इस साल जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको फाइनल करने का भी टारगेट रखा है, जिसका एम है कि 2030 तक बायलैटरल जो ट्रेड दोनों के बीच में उसको डबल करना। तो एनर्जी के फील्ड में स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप भी लॉन्च हुआ है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, एलपीजी और यूरेनियम सप्लाई शामिल है। साथ ही क्रिटिकल और जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर भी कॉपरेशन में एमओयू साइन हुए हैं। तो कनाडा ने इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से ज्वाइन करने का भी डिसीजन लिया है, जो इंडिया के ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप को बूस्ट करता है। लेकिन रिलेशंस जो है रीसेट करने की कोशिश के बीच जो हरदीप सिंह निज्जर किलिंग का मुद्दा है वो भी अभी टेंशन का पॉइंट बना हुआ है। कैनेडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन कॉन्सुलेट के 2 ऑफिशियल्स इस केस से लिंक्ड हो सकते हैं। तो इंडिया ने इन सभी आरोपों को कैटेगोरिकली जो है रिजेक्ट किया है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एट न्यू लो, वेस्ट एशिया शेयर अप। तो यहाँ पर इंडिया ने जनवरी 2026 में रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को और कम कर दिया, जबकि सोर्सिंग जो है वेस्ट एशिया और यूएस से बढ़ाई गई है ऑयल की और रशिया से कम कर दी गई है। तो ऑफिशियल के मुताबिक जो जनवरी 2026 में इंडिया ने रशिया से सिर्फ $1.98 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जो कि 44 मंथ्स में सबसे कम है। और इसके साथ जो रशिया का शेयर है इंडिया के जो टोटल ग्लोबल ऑयल इंपोर्ट जो इंडिया करता है उसमें टोटल शेयर रशिया का 19.3% हो गया और 2 महीने पहले यही शेयर 27% के आसपास था रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करते थे। तो रशिया से कम खरीदारी के बावजूद यहाँ पर बोलते हैं कि जो इराक है वहाँ से 16.6% हम ऑयल इंपोर्ट किया, यूएई से 10.4% और सऊदी अरेबिया से 17.5% और कुवैत का जो शेयर है वो 6.1% तक पहुंच गया। लेकिन जो ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद होने से वेस्ट एशिया सप्लाईज पर भी रिस्क जो है बढ़ गया है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 8% जो है ऊपर बढ़ के $80 पर बैरल के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्रूड ऑयल में जितना भी $1 का इजाफा भी होता है, अगर $1 भी बढ़ता है क्रूड ऑयल हमारे लिए, तो इंडिया के एनुअल इंपोर्ट बिल में लगभग $2 बिलियन तक जो है वो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। साथ ही यूएस जैसे जो डिस्टेंट सप्लायर जो काफ़ी दूर हैं उससे ऑयल मंगवाने पर फ्रीट कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, जो ओवरऑल इंडिया के लिए महंगा डिसीजन साबित हो सकता है।
और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे 1 in 4 इंडियन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स कैरी इनहेरिटेड जेनेटिक रिस्क। तो यहाँ पर एक नई स्टडी के मुताबिक हर 4 में से एक इंडियन ब्रेस्ट कैंसर जो का पेशेंट है उसके पास इनहेरिटेड जीन वेरिएंट होता है जो कि कैंसर रिस्क से लिंक्ड है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर केसेस यहाँ पर दो जीन BRCA1 और BRCA2 तक लिमिटेड नहीं है। तो स्टडी में यहाँ पर 479 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के जर्मलाइन DNA सैंपल्स एनालाइज किए गए। रिजल्ट्स दिखाते हैं कि जो BRCA1 और BRCA2 है ये सिर्फ 8.35% केसेस में मिला। बाकी रिजल्ट्स दिखाते हैं कि 24.6% पेशेंट्स में पैथोजेनिक वेरिएंट मिला और 11.9% पेशेंट्स में होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर पाथवे जीन्स भी जो है म्यूटेशन पाया गया। तो ओवरऑल 67% जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स है वो नॉन BRA जो है जीन्स की रही है। इससे क्लियर होता है कि इंडिया में जो जेनेटिक टेस्टिंग है सिर्फ जो है BRCA जीन्स तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि ब्रॉडर मल्टी जीन पैनल टेस्टिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। तो फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे मोदी स्पीक्स टू सऊदी क्राउन प्रिंस जॉर्डन बहरेन किंग्स। तो यहाँ पर वेस्ट एशिया में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के बीच PM नरेंद्र मोदी ने बहरेन के किंग, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और जॉर्डन के किंग से फ़ोन पर बात की। PM मोदी ने सऊदी अरेबिया पर जो हुए अटैक्स को कंडेम करते हुए कहा कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इंडियन कम्युनिटी की सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए सऊदी लीडरशिप का धन्यवाद भी किया। तो इसी बीच जो US इज़राइल ने वर्सेस जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पहली इंडियन कैजुअलिटी भी कंफर्म हुई है। ओमान के पास ऑयल टैंकर पर हमले में एक इंडियन सेलर की जो है वो मौत हो गई। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन शिप्स रेडी फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी सिचुएशन टेंस होने के बाद इंडियन नेवी ने अपने शिप्स को ऑपरेशन संकल्प के तहत स्टैंड बाई पर रखा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन किया जा सके। तो ऑपरेशन संकल्प बेसिकली डिफेंस ऑफिशियल के मुताबिक दो इंडियन नेवी शिप्स, एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर बेसिकली गल्फ़ ऑफ एडन और गल्फ़ ऑफ ओमान में पहले से डिप्लॉयड हैं। और ये डिप्लॉयमेंट 2019 से एंटी पायरेसी ऑपरेशन और मर्चेंट वेसल की सेफ्टी के लिए चल रहा है। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो ये शिप्स बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ मिशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और नेवी को पहले भी इवैक्यूएशन और रिलीफ मिशन का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ऑपरेशन संकल्प का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन जो फ्लैग्ड वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना है। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में है। ये क्या होता है पहले कि एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बताता है कि देश में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है कितनी ग्रो हो रही है या फिर कितनी स्लो हो रही है। तो इसे इंडिया में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हर महीने रिलीज़ करता है। तो मंथली रिलीज़ होता है। 3 सेक्टर्स कवर करता है ये। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है लगभग 75-77% के आसपास। फिर होता है माइनिंग सेकंड और इलेक्ट्रिसिटी। इन तीन मेन सेक्टर्स ये कवर करता है। और बेस ईयर इसका 2011 और 12 लिया जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का अर्ली इंडिकेटर होता है। RBI और जो गवर्नमेंट है उसमें को पॉलिसी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स पर भी इम्पैक्ट डालता है ये। तो अभी इंडिया की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनवरी जो 2026 की आई है वो 4.8% तक स्लो हो गई है जो कि 3 महीने का लोवेस्ट लेवल है। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसने यहाँ पर 13.7% की ग्रोथ दिखाई है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू फिजिबिलिटी ऑफ NAT फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो NAT क्या है? बेसिकली ये न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है और ये एक हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूलर टेस्ट है जो कि HIV के पेशेंट्स, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C जैसे वायरसेस को का जो जेनेटिक मटेरियल है उससे डायरेक्टली डिटेक्ट करता है ये टेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो ये एग्जामिन करेगा कि क्या ये ब्लड बैंक के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कंपलसरी जो है वो बनाना चाहिए। तो पिटिशनर्स का कहना है कि जो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है ये कंपैरेटिवली लो है कॉस्ट इसका, और जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ के पार्ट के अंदर आता है। और पिटीशन में बेसिकली थैलेसीमिया पेशेंट्स का इशू हाईलाइट किया गया जो कि फ्रीक्वेंट इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर डिपेंड करते हैं और इन्फेक्टेड ब्लड से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इंडिया को थैलेसेमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी जो है बताते हैं हुए नेशन वाइड स्टैंडर्डाइज स्क्रीनिंग, इसकी स्क्रीनिंग की डिमांड की गई। तो ये मैटर अब तब और सीरियस हो गया जब MP के सतना में जो है 6 जो बच्चों के एलिजिबली कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV पॉजिटिव पाए गए।
तो झारखंड में भी सिमिलर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं। तो नेक्स्ट हियरिंग इसकी 13 मार्च को रखी गई है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर एमसी वार्न्स अगेंस्ट फेक पेशेंट्स इन मेडिकल कॉलेजेस। तो यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने वो स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि जो मेडिकल कॉलेजेस फेक पेशेंट्स एडमिट करते हुए पकड़े जाएंगे, उनकी न्यू पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज या फिर एडिशनल जो सीट्स हैं उनकी एप्लीकेशंस तुरंत रिजेक्ट हो सकती हैं। और कुछ कॉलेजेस एलिजिबली बेड ऑक्यूपेंसी और इन्वेस्टिगेशंस का टारगेट पूरा करने के लिए बिना ज़रूरत वाले पेशेंट्स एडमिट करते हैं। तो इसी को लेके जो है नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक अगर असेसमेंट के दौरान ये प्रैक्टिस पकड़ी गई तो इंस्टीट्यूशन को नया कोर्स स्टार्ट करना या फिर एग्जिस्टिंग सीट्स बढ़ाने से रोका जा सकता है। और फिर जो नेक्स्ट है 2600 इवैक्यूएटेड एज गैस लीक्स फ्रॉम केमिकल यूनिट इन पालघर। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के जो भागेरिया इंडस्ट्रीज़ है उसमें लगभग 2500 से ज़्यादा लीटर ओलियम गैस जो है लीक होने पर 2600 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया। तो ओलियम गैस बेसिकली फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि स्किन, आँखों और लंग्स के लिए हाईली कोरोसिव होता है। ज़्यादा एक्सपोजर से यहाँ पर सीरियस लंग डैमेज भी हो सकता है, स्किन बर्न्स हो सकते हैं। तो ओलियम गैस बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज़ होता है, डाइज और पिगमेंट्स बनाने में, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव्स और फार्मास्यूटिकल में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है, रिफाइनिंग के लिए, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर इजराइल एंड द यूएस एंड अ वॉर टू बिल्ड यूनिपोलर वेस्ट एशिया। तो यहाँ पर 27 फरवरी को ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि यूएस और ईरान न्यूक्लियर डील विद इन रीच है। उन्होंने क्लेम किया कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब कभी ना बनाना और मटेरियल स्टॉक पाइल ना करने का कमिटमेंट दिया है। लेकिन अगले ही दिन जो है यूएस और इजराइल ने ईरान पर बॉम्बिंग शुरू कर दी, जिससे वहाँ के सुप्रीम लीडर ईरान के अयतुल्ला अली खामेनी और कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स मारे गए। तो इजराइल ने इसे प्रीएम्प्टिव वॉर बताया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियंस से अपनी सरकार गिराने की अपील की। तो इससे क्लियर सिग्नल मिलता है कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ न्यूक्लियर जो इशू है उस तक नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रजीम चेंज का था। और जून 2025 का जो 12 दिन का वॉर चला था उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, और फिर 8 मंथ बाद ही नया वॉर क्यों चालू हो गया। तो यहाँ पर इजराइल के लिए ईरान एक लौता ऐसा रीजनल पावर है जो उसकी सुप्रीमेसी को, इजराइल की सुप्रीमेसी को चैलेंज करता है। अरब स्टेट्स या तो इजराइल से टाइज जो है वो बना चुके हैं या फिर स्टेटस जो को है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन जो 90 मिलियन पॉपुलेशन वाला ईरान है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम के साथ, ईरान को इजराइल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। और 2015 की बात करें तो उसमें बराक ओबामा ने न्यूक्लियर डील जो है साइन करके ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना चाहा था। पर बेंजामिन नेतन्याहू का फोकस ब्रॉडर था। यहाँ पर उनका जो फोकस था कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल मिलिटियाज का सपोर्ट जो है वो भी बंद करे। तो इजराइल चाहता था कंप्लीट इनका डिसआर्मामेंट हो, जो कि ईरान के लिए अनएक्सेप्टेबल है। तो ईरान का मानना है कि अगर वो मिसाइल्स छोड़ भी दे तो भी फ्यूचर में जो है उस पर अटैक्स जो है होंगे, इसीलिए डेटरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो इराक, लीबिया और जो सीरिया है, इन जैसे रिजीम्स जो है ये गिर चुके हैं। हेजबुल्ला और हमास भी वीक हो गए हैं। तो अगर ईरान भी यहाँ पर गिर जाता है तो वेस्ट एशिया में इजराइल सेंटर्ड यूनिपोलर ऑर्डर जो है वो बन सकता है वेस्ट एशिया में। लेकिन ईरान जो है जोग्राफिकली एक फोर्ट्रेस की तरह है, पहाड़ों से घिरा हुआ, और इजराइल से 70 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ग्राउंड इन्वेजन जो है ईरान का पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इजराइल ने डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स स्ट्रेटजी अपनाई है। अब ये डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स स्ट्रेटजी क्या है कि वहाँ की जो लीडरशिप है उसको ख़त्म करके जो रीजनल रिजीम है और रजीम का कोलैप्स करवाना, यानी गवर्नमेंट गिराना। तो जून 2025 में ईरान ने जल्दी रिकवरी करके काउंटर अटैक्स किए। फरवरी 2026 में ज़्यादा ब्रॉड स्ट्राइक्स हुई, लेकिन रजीम जो है ईरान का अभी तक वो टिका हुआ है। तो इस बार ईरान ने वॉर को यहाँ पर रीजनल बना दिया है, यूएस के बेसेस पर और इजराइल में गल्फ मोनार्कीज़ पर जो है मिसाइल्स फायर किए ईरान ने, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो भी बंद करने का ऐलान किया। तो ये ग्लोबल जो एनर्जी है, ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के लिए काफ़ी रिस्की गैम्बल है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर लंबा चलता है तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है एग्जॉस्ट हो सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर सीवियर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर कन्वेंशनल स्ट्रेंथ में भी बोलते हैं कि यूएस और इजराइल जो है वो अलायंस स्ट्रांग है,
पर विक्ट्री यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पर जो है ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करेगी। अगर ट्रम्प यहाँ पर चाहते हैं कि क्विक विक्ट्री हो उनकी, फिर डिसाइसिव विन चाहते हैं, तो ईरान की डॉक्ट्रिन इस चीज़ को डिनाई करने पर होनी चाहिए। यानी अमेरिका और इजराइल अगर फास्ट रेजीम चेंज चाहते हैं तो ईरान की स्ट्रेटजी उनको वो जीत जल्दी ना हासिल करने से रोकने पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं कि गुरिल्ला तब जीतता है जब वो हार नहीं मानता। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे फिजिकल टारगेट्स विल नाउ बी रीअलाइंड बेस्ड ऑन मोर एक्यूरेट डेटा। तो यहाँ पर इंडिया का जो नई सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स डेटा आई है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसका बेस ईयर 2011-12 था पहले, जो कि अपडेट करके अब 2022-23 कर दिया गया है। और पुराना बेस ईयर काफ़ी आउटडेटेड हो चुका था और इकोनॉमी के नए स्ट्रक्चर को जो है रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो ये नई सीरीज़ में कई मेथोडोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, जिसमें कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट्स का जो इन्फ्लेशन है उसको अलग अलग जो है वो अकाउंट किया जाता है इनके इन्फ्लेशन में, ताकि जो रियल वैल्यू एडेड है उसका ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट मिले। और यहाँ पर मल्टी सेक्टर कंपनीज़ के आउटपुट को अप्रोपोर्शनेटली एलोकेट किया जाएगा, जिससे सेक्टर वाइज डेटा और भी प्रिसाइज होगा। तो यहाँ पर हाउस होल्ड डेटा के लिए अब एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज और जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इन जैसे अपडेटेड सर्वेज का यूज़ किया जाएगा। तो जीएसटी डेटा को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि कंजम्पशन ट्रेंड्स का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। और एग्रीकल्चर और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उन जैसे डिफ़िकल्ट टू मेजर एरियाज़ के लिए भी नए एस्टिमेशन मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं। तो इससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का पिक्चर ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। और नई सीरीज़ के मुताबिक जो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 है उसमें जीडीपी का ग्रोथ 7.6 एस्टिमेट किया गया है। जो पुरानी सीरीज़ थी उसमें 7.4 एस्टिमेट किया गया था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा एस्टिमेशन है। लेकिन एब्सोल्यूट साइज़ थोड़ा कम निकला इकोनॉमी का, जो 345.47 लाख करोड़, जो कि ओल्ड एस्टिमेट से 3.3% छोटा है इंडियन इकोनॉमी का साइज़। तो रुपी डिप्रिशिएशन के साथ इंडिया का लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है रुपी डिप्रिशिएशन के साथ, जिससे कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का टारगेट है थोड़ा दूर चला गया है। और छोटी जीडीपी का मतलब है कि जो फिस्कल डेफिसिट है और डेट टारगेट्स हैं वो अचीव करना और ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। फिर भी बोलते हैं कि जो एक्यूरेट डेटा है उसके बेसिस पर पॉलिसी बनाना पुराने मैट्रिक्स पर डिपेंड रहने से भी बेटर है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे द प्राइस रिलीफ प्रोवाइडेड बाय जीएसटी रैशनलाइजेशन में नॉट लास्ट लॉन्ग। यहाँ पर फरवरी का बोलते हैं जीएसटी कलेक्शन काफ़ी इंप्रेसिव रहा है, ग्रॉस 1.83 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो कि ईयर ऑन ईयर 8.1% की ग्रोथ को दिखाता है। तो इस ग्रोथ का क्रेडिट यहाँ पर सितंबर 2025 में जीएसटी का रैशनलाइजेशन, जिसमें कि जीएसटी को 5% और 18% के 2 टियर स्ट्रक्चर में रैशनलाइज करने को दिया गया है। और रेट कट्स से यहाँ पर जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हुए हैं, और ऑटोमोबाइल्स हो टूरिज्म सर्विसेज में डिमांड जो है इसकी बढ़ गई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न यहाँ पर इम्पोर्ट आईजीएसटी का है। तो इम्पोर्ट आईजीएसटी का क्या होता है कि ये वो टैक्स होते हैं जो कि इंटर स्टेट सप्लाई या फिर इंपोर्ट्स पर लगते हैं। जब कोई गुड जो है इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया जाता है तो उन पर कस्टम ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी भी लगता है, और इसे ही इंपोर्ट जीएसटी भी बोलते हैं। यहाँ पर फरवरी में ये जो इंपोर्ट आईजीएसटी है ये लगभग 47,800 करोड़ रहा, जो पिछले साल 40,800 करोड़ था, मतलब कि 17% का जंप हुआ है। और साथ ही रुपी भी जो है डॉलर के अगेंस्ट वीक हुआ है। फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक लगभग 4% की गिरावट हुई है। क्रूड ऑयल, सेमीकंडक्टर, कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे इंपोर्ट्स ये सब डॉलर्स में होते हैं, और जो रुपी का डिप्रिसिएशन हो रहा है इससे उनका जो एसेसिबल वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि आईजीएसटी कलेक्शन मैकेनिकली जो है काफ़ी इन्फ्लेट होकर दिखता है, बढ़ा के दिखता है। तो इंडिया अपनी सेमीकंडक्टर नीड्स का 90% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल एलोन जो है टोटल इंपोर्ट्स का 25% कवर करता है, जबकि जो कॉपर और एल्यूमिनियम भी सिग्निफिकेंट शेयर रखते हैं इंपोर्ट्स में। तो रशिया जो है डिस्काउंटेड ऑयल से शिफ्ट कर इंडिया जो है यूएस और वेस्ट एशिया से सोर्सिंग बढ़ा रहा है, जिससे इंपोर्ट बिल और भी ज़्यादा हमारा बढ़ सकता है। तो ये बेसिकली हायर इनपुट कॉस्ट ऑटोमोबाइल्स, अप्लायंसेज जैसे सेक्टर में पास थ्रू हो सकता है, जो कि जीएसटी का रैशनलाइजेशन का जो प्राइस रिलीफ हुआ है ये न्यूट्रलाइज कर सकता है इंपोर्ट बिल। तो डेटा ये भी दिखाता है कि जो तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, इन जैसे मेजर स्टेट्स नेशनल एवरेज से पीछे रहे हैं जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ रेट में। तो इससे लगता है कि जीएसटी का जो ग्रोथ है
वो एक बड़ा हिस्सा उसका जो है इम्पोर्ट लेड रेवेन्यू से आ रहा है, ना कि यूनिफॉर्मली स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड से। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे रीथिंकिंग टैक्स सर्चेज फॉर द डिजिटल एज। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का केस विश्व प्रसिद्ध अल्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठा कि क्या गवर्नमेंट जो है डिजिटल डिवाइसेस तक इतनी वाइड एक्सेस ले सकती हैं जब वो इन टैक्स इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तब। तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 132 है ट्रेडिशनली अथॉरिटीज़ को प्रेमाइसेस सर्च करने का राइट देता है, अनडिस्क्लोज्ड एसेट सीज करने की पावर देता है। तो अब इस पावर को कंप्यूटर सिस्टम और वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, क्लाउड अकाउंट्स और कम्युनिकेशन आर्काइव्स, यानी कि टैक्स अथॉरिटीज़ इसको भी एसेस कर सकती हैं। तो पिटिशनर्स का आर्गूमेंट बेसिकली प्राइवेसी के राइट पर बेस्ड है, जो कि पुट्टा स्वामी जजमेंट में इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को डिग्निटी का एसेंशियल हिस्सा माना गया था। तो यहाँ पर जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, सिंपली कोई भी लेजर है उससे क्वालिटेटिवली अलग होता है। एक स्मार्टफोन में पर्सनल मेडिकल डेटा, प्राइवेट चैट्स, प्रोफेशनल सीक्रेट्स होते हैं जो कि टैक्स लाइबिलिटी से अनरिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर अथॉरिटीज़ को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल जाए डिजिटल डिवाइसेस का, तो स्पेसिफिक टैक्स सर्च एक जनरल एक्सप्लोरेटरी इंट्रूजन जो है वो बन सकता है, जो कि काफ़ी डिसप्रपोर्शनेट होगा। गवर्नमेंट का डिफेंस ये है कि जो सेक्शन 132 है एक स्ट्रक्चर्ड एंटी इवेजन टूल है। तो इसमें सीनियर ऑफिसर्स को बेसिकली रीज़न टू बिलीव रिकॉर्ड करना होता है कि क्यों डिजिटल डिवाइस एक्सेस कर रहे हैं। कोर्ट्स ट्रेडिशनली सिर्फ इतना चेक करते हैं कि रेलिवेंट मटेरियल जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सरकार का कहना है कि डिजिटल एज में एंटीसिपेटरी सर्च ज़रूरी है। एंटीसिपेटरी सर्च मतलब कोई ऐसी सर्च जो पहले से सस्पिशन पर बेस्ड हो, यानी अथॉरिटीज़ को लगता है कि अगर वेट किया गया तो जो एविडेंसेस है वो डिस्ट्रॉय या हाइड या फिर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बेंच ने सिग्नल दिया कि इशू सर्च पावर को ख़त्म करने का नहीं, बल्कि उसको डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में प्रोपोर्शनेट बनाने का है। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए, जैसे कि सर्च का जो स्कोप है क्लियरली जो है वो स्पेसिफाई किया जाए और सिर्फ रेलिवेंट टाइम पीरियड और सब्जेक्ट मैटर तक लिंक्ड हो। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट किया जाए, जो रिकॉर्ड्स हों वो रिव्यू किए जा सकें, यानी कोर्ट्स के सामने चैलेंज किए जा सकें और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चेक कर सके कि कोई मिसयूज़ तो नहीं हुआ। ये केस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का मोमेंट है। रेवेन्यू एनफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिजिटल एज में प्राइवेसी सेफगार्ड्स भी उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए। जो नेक्स्ट यहाँ पे रप्चर अक्रॉस द डुरांड लाइन। तो यहाँ पिछले 4 महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 2 इंटेंस मिलिट्री क्लैशेस हो चुके हैं। अक्टूबर 2025 के बाद फिर से रिसेंट अटैक्स ने जो सिचुएशन को ओपन वॉर के लेवल तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान ने यहाँ पर काबुल और कांधार तक एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च किए, जबकि तालिबान ने यहाँ पर दुरान लाइन के अक्रॉस पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट को टारगेट किया। और ये सब टर्की और जो कतर के मीडिएशन से हुए सीज़ फायर के बावजूद हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने 1990s में क्रिएट किया और सपोर्ट किया, वही आज उसका मुकाबला क्यों कर रहा है। तो 2021 में यूएस विड्रॉल हुआ अफ़गानिस्तान से। उसके बाद पाकिस्तान को लगता था कि उनके जो लड़के हैं वो वापस काबुल में आ गए हैं, अफ़गानिस्तान में आ गए हैं और रिलेशंस बेटर होंगे। तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जो तालिबान है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री और गवर्नमेंट पे और सिविलियंस पर अटैक करता है। लेकिन 2022 से 2025 के बीच जो खैबर पख्तूनवा रीजन है पाकिस्तान में, उसमें मिलिटेंट अटैक्स और भी बढ़ गए पाकिस्तान में। यहाँ पर जो तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान बेसिकली तालिबान 2001 से 2021 के बीच भाग रहा था, बेसिकली यहाँ पर यूएस ने अफ़गानिस्तान पर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। तब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ही जो तालिबान है उसको रिफ्यूज़ दिया था, जिससे तालिबान जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एलिमिनेट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान अपनी इंटरनल मिलिटेंसी को एक्सटर्नलाइज कर रहा है। मिलिट्री और इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्गर है, उसके पास एयर फोर्स और मिसाइल्स हैं, जबकि तालिबान के पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है। और अफ़गानिस्तान ट्रेड के लिए कराची पोर्ट पर डिपेंडेंट है, और इस एसिमेट्री के बावजूद जो तालिबान है डायरेक्ट ओपन वॉर के बजाय लिमिटेड एसिमेट्रिक रिस्पांस दे सकता है। तो फ्यूचर में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, और जो डुरांड लाइन है रीजन इंस्टेबिलिटी का हॉटस्पॉट बना रहेगा, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान प्रोविंस को अफ़गानिस्तान से सेपरेट करती है। फिर जो नेक्स्ट है स्टॉक स्लिप्स, ऑयल, गोल्ड राइज ऑन वॉर।
तो यहाँ पर यूएस और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट से इंडियन स्टॉक मार्केट में हैवी सेल ऑफ देखा गया और ओपनिंग सेशन में मार्केट्स लगभग 2% से ज़्यादा गिर गए, जबकि रिपोर्ट्स आई कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% कैरी करता है। और यहाँ पर निफ्टी में मेटल और फार्मा को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर इंडाइसेस हैं वो गिर गए, जबकि गोल्ड 3% की रैली सेफ हेवन डिमांड के चलते ऊपर चला गया 3%। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रम्प लिस्ट वॉर ऑब्जेक्टिव सेज ईरान ऑपरेशंस टू लास्ट 4 to 5 वीक्स। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने सिग्नल दिया है कि ईरान के खिलाफ जो मिलिट्री एक्शन है और भी ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है और उन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स भेजने का ऑप्शन भी रूल आउट नहीं किया है। अब तक स्ट्राइक सिर्फ एरियल स्ट्राइक्स हुई हैं मिसाइल्स और बॉम्ब्स के थ्रू, लेकिन ट्रम्प ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बूट्स ऑन द ग्राउंड भी कंसिडर किया जाएगा। उन्होंने अपने 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए: ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना और ईरान की नेवी को न्यूट्रलाइज करना और ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकना और ईरान को टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करना और आर्म प्रोवाइड करने से रोकना। ने बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये 4 से 5 वीक से ज़्यादा ऑपरेशन एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि ये बेसिकली इराक और जो अफ़गानिस्तान जैसा नेशन बिल्डिंग वॉर नहीं होगा। उनके मुताबिक फोकस सिर्फ डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री पर है, ना कि डेमोक्रेसी इम्पोज करने पर। यहाँ पर वॉर एस्केलेट होने का रिस्क बना हुआ है। फिर जो नेक्स्ट है फ्रांस टू इंक्रीज न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू एंश्योर डिस्ट्रक्टिव पावर। तो यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया कि फ्रांस अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जो काउंट है वो लगभग 300 से नीचे है उसको बढ़ाने जा रहा है और ये 1992 के बाद पहली बार होगा जब फ्रांस अपना न्यूक्लियर आर्सेनल एक्सपैंड करेगा। और उनका गोल है कि फ्रांस की डेटरेंस कैपेबिलिटीज़ को फ्यूचर में एश्योर्ड डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ मेंटेन करना है। तो ये डिसीजन यूरोप की सिक्योरिटी कंसर्न्स के बैकड्रॉप में आया है, जहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड को लेकर डाउट बढ़े हैं। तो यूरोपियन लीडर्स को लगता है कि अमेरिका का ट्रेडिशनल न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो कमिटमेंट है वीक हो सकता है। फ्रांस है यूरोपियन यूनियन का इकलौता जो है न्यूक्लियर पावर है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग होल्ड्स इमरजेंसी मीट इन वियना एमिड वॉर इन वेस्ट एशिया। तो यहाँ पर वियना में बेसिकली यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई रशिया और ईरान के रिक्वेस्ट पर। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसाई ने कहा कि अब तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि ईरान के जो मेजर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उस पर या तेहरान के रिसर्च रिएक्टर्स को कोई डैमेज हुआ हो। तो लेकिन ईरान के एम्बेसडर ने क्लेम किया कि उनकी जो नतान्ज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को टारगेट किया गया और अब तक ईरान ने ना पब्लिक को और ना ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को डैमेज का प्रूफ दिया है। तो ईरान पहले भी फॉरेन स्ट्राइक्स को एक्सक्यूज़ बनाकर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ऑपरेशन सस्पेंड कर चुका है। तो ईरान का मानना है कि वेस्ट एशिया और जो इज़राइल है वो इस एजेंसी को पॉलिटिकली वेपनाइज करते हैं। तो न्यूक्लियर इशू ही इस कॉन्फ्लिक्ट का सेंट्रल ट्रिगर बना हुआ है और जब तक दोनों साइड से अपनी जो रिजिड पोजीशंस पर टिके रहेंगे और टेंशन्स और एस्केलेशंस का रिस्क जो है वो बना रहेगा। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।